हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी की विशेषताएं या फिर इसे हम कह सकते हैं कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के आवर्तों व समूहों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का हमने 6 पॉइंट पढ़ लिया था। 7वां पॉइंट है विकर्णी संबंध। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के द्वितीय व तृतीय आवर्त को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि द्वितीय आवर्त के जो तत्व हैं वो तृतीय आवर्त के उन तत्वों से अधिक समानता रखते हैं जो इन तत्वों के विकर्ण पे स्थित होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लिथियम के विकर्ण पे मैग्नीशियम, बेरिलियम के विकर्ण पे एल्युमिनियम और बोरान के विकर्ण पे सिलिकॉन उपस्थित है। तो ये पाया जाता है कि कोई भी तत्व, द्वितीय आवर्त का कोई भी तत्व अपने समूह के तत्वों से अधिक समानता रखने की तुलना में विकर्ण पे स्थित तत्वों से अधिक समानता रखता है। तो इसे ही हम विकर्णी संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर हम लिथियम का कार्बोनेट लेते हैं और मैग्नीशियम का कार्बोनेट लेते हैं तो दोनों को गर्म करने पे सेम रिएक्शन होती है। तो अगर हम लिथियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना चाहें तो हम देख रहे हैं कि लिथियम पहले समूह में है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी और इस पर हम देख सकते हैं कि 1 प्लस चार्ज है और कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती है, इस पर 2 माइनस चार्ज है। तो अगर हम लिथियम कार्बोनेट बनाना चाहें तो हम देखते हैं कि जब दोनों ऐड होंगे तो इसकी संयोजकता को हम यहाँ पे लिखते हैं और इसकी संयोजकता को यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कार्बोनेट की संयोजकता को लिथियम के पास लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा Li2 और CO3 और इसके पास इसकी संयोजकता को लिखना है तो 1 लिखना होगा, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो ये लिथियम कार्बोनेट हो गया है। अब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें लिथियम का ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो लिथियम के ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा, ऑक्सीजन की 2 संयोजकता यहाँ लिख देंगे और लिथियम की 1 तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये लिथियम ऑक्साइड हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन होगी लिथियम कार्बोनेट की। अब अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन देखें तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ये दूसरे समूह में है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है और इस पर 2 प्लस चार्ज होता है और कार्बोनेट पे 2 माइनस है। तो हम देख रहे हैं इसकी संयोजकता को हम मैग्नीशियम के पास और मैग्नीशियम की संयोजकता को कार्बोनेट के पास लिखेंगे। चूँकि दोनों की बराबर है इसलिए दोनों कट जाएगा और यहाँ पे हमें सूत्र मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3। अब अगर इसको हम हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है। तो इसके लिए सूत्र देखते हैं, इसकी 2 संयोजकता को हम मैग्नीशियम के पास लिखेंगे और मैग्नीशियम की 2 संयोजकता को ऑक्सीजन के पास। तो 2 से 2 कट जाएगा और मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस प्रकार विकर्ण पे अभिमुख तत्व, द्वितीय आवर्त व तृतीय आवर्त के तत्व जो एक दूसरे के विकर्ण पे अभिमुख होते हैं वो एक दूसरे से गुणों में कितनी समानता रखते हैं। 8वां पॉइंट हम देखते हैं सेतु तत्व। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तृतीय आवर्त के तत्व जो समूह 1 से लेकर 7 तक होते हैं उन सभी तत्वों को ही सेतु तत्व कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इन समूहों में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन हैं। तो ये सभी 7 तत्व सेतु तत्व हैं। तो इन्हें सेतु तत्व क्यों कहते हैं, इसका रीज़न हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक समूह ले लिया है उदाहरण के लिए, जैसे समूह फर्स्ट लिया है। तो समूह फर्स्ट में हम देखते हैं कि कोई भी समूह 2 उपसमूहों A और B में बटा होता है। तो ये भी बटा हुआ है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो समूह फर्स्ट है उसमें पहले आवर्त में हाइड्रोजन, दूसरे आवर्त में लिथियम, तीसरे में सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। और अगर B उप समूह में देखें तो यहाँ पे तीसरे आवर्त तक कोई भी तत्व नहीं है, चौथे में कॉपर है, 5वें में सिल्वर है और 6वें में गोल्ड है। तो ये तत्व फर्स्ट समूह में उपस्थित हैं। तब हम देखते हैं कि जो तृतीय आवर्त का तत्व है वो सोडियम है। तो ये जो सोडियम है ये तत्व समूह A, उपसमूह A और उपसमूह B दोनों के बीच एक ब्रिज, एक सेतु का काम करता है। सेतु मतलब पुल से है।
तो इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समूह की जो गुण होते हैं वो समूह ए से भी समानता रखते हैं, उपसमूह ए से भी और उपसमूह बी से भी समानता रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो तृतीय आवर्त का तत्व है वो तत्व समूह ए, उपसमूह ए और उपसमूह बी दोनों से ही गुणों में समानता रखता है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों समूहों से समानता रख रहा है, दोनों के बीच एक ब्रिज यानी सेतु का काम कर रहा है, इसलिए हम तृतीय आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं नॉर्मल तत्व और संक्रमण तत्व। तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो सेतु तत्व होते हैं वो तत्व उपसमूह ए और उपसमूह बी दोनों ही समूहों से समानता रखते हैं, लेकिन पाया जाता है कि जो सेतु तत्व हैं वो उपसमूह ए के तत्वों से अधिक समानता रखते हैं, जबकि उपसमूह बी के तत्वों के साथ सेतु तत्व जो हैं वो कम समानता रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे तत्व जो सेतु तत्वों के साथ अधिक समानता रखते हैं यानी उपसमूह ए के तत्व, इन तत्वों को हम नॉर्मल तत्व कहते हैं। वहीं देखा गया कि ऐसे तत्व जो सेतु तत्वों से कम समानता रखते हैं यानी उपसमूह बी के तत्व, इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब एक लास्ट और हम देखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। तो यहाँ पे हम मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में देख सकते हैं कि ये आवर्त सारणी है, लेकिन आवर्त सारणी से बाहर भी यहाँ पे दो लाइनें बनी हुई हैं। तो जिसे हम देख रहे हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कह रहे हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक और 90 से लेकर 103 तक के तत्व उपस्थित हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन तत्वों को हम आवर्त सारणी में ना रखकर, तो यहाँ पे देखिए 57 के बाद 72 रखा गया है, तो 58 से लेकर 71 तक को यहाँ पे नहीं रखा गया है और इसी प्रकार इन्हें भी यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि अगर इन तत्वों को इन समूहों में रखा जाता तो ये पाया जाता कि ये जो तत्व थे ये इन समूहों के साथ गुणों में समानता नहीं रखते, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में न रखकर आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक, जिन्हें हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, और 90 से लेकर 103 तक, जिसे हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, इन तत्वों को ही हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व हैं।